Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Regulatory Talks. I'm back with a new discussion on the topic corporate social responsibility. आप लोगों ने बोला था कि CSR के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को लेके मैं इस बार दोबारा से आया हूँ. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं. सभी कंपनीज में CSR एप्लीकेबल है, जो कि है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. तो आज हम इस टॉपिक को ना बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. इसकी एप्लीकेबिलिटी, पैनल प्रोविजंस, प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या फेस होते हैं, प्रोसेस क्या है, CSR कमेटी के बारे में, बोर्ड के बारे में किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो ये सारे के सारे आज हम ना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो आप ना ये वाली वीडियो पूरी एंड टू एंड तक देखना एकदम, क्योंकि ताकि सो दैट आप कोई भी क्लॉज जो रिलेवेंट क्लॉज है CSR का वो आप मिस ना कर पाओ. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो CSR टॉपिक के ऊपर. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है CSR की. सेक्शन 135 में एप्लीकेबल किन किन कंपनीज के ऊपर है CSR. तो एवरी कंपनी हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़. तो जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ है, और या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीज़ है, किसी भी ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट CSR कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स. ओके, सो कम से कम 3 डायरेक्टर्स को लेके हमारे को एक CSR कमेटी फॉर्म करनी है, जहाँ पर भी ये तीनों की तीनों थ्रेशोल्ड लिमिट, इनमें से कोई भी एक थ्रेशोल्ड अगर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो नेटवर्थ है, चाहे वो टर्नओवर है, और चाहे वो नेट प्रॉफिट है. अच्छा, जिन लोगों का नेटवर्थ को समझना है, ऑब्वियसली नेटवर्थ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपने नेटवर्थ की कैलकुलेशन लिखी होगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ अगर हम बैलेंस शीट से कैलकुलेट करते हैं तो, और शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व, ये कैलकुलेट करने के लिए हम नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं. तो किसी भी कंपनी का नेटवर्थ हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. टर्नओवर हम जानते ही हैं, बैलेंस शीट के अंदर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. और नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर बात की गई है 5 करोड़ रुपीज़, वो सेक्शन 198 के अंदर कैलकुलेशन की जाती है नेट प्रॉफिट की. ओके, सो बेसिकली दिस नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस सर्टेन एडजस्टमेंट, चाहे वो कैपिटल रिसीव्ड है, इमूवेबल एसेट्स लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, नॉन कैश आइटम्स है, डेप्रिसिएशन है, बैटअप्स है. ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे को नेट प्रॉफिट मिलता है, जो कि हमारे को कंसिडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर CSR पर्पस. ओके, तो आगे चलते हैं. तो 3 डायरेक्टर्स हमारे को चाहिए CSR कमेटी फॉर्म करने के लिए अंदर. लेकिन अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां पर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 डायरेक्टर ही रखने होंगे CSR कमेटी के अंदर. दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट. अदरवाइज एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ द 3 डायरेक्टर्स फॉर लिस्टेड कंपनी और सर्टेन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. ओके, तो सेक्शन 134 के अंदर भी अगर आप डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो सेक्शन 134 के अंदर सब सेक्शन 3 के अंदर भी हमारे को पूरा का पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता है अबाउट CSR. सेक्शन 135 की कंपोजिशन क्या है, CSR कमेटी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, अमाउंट के बारे में, और CSR पॉलिसी के कंटेंट के बारे में. सो ये सारा का सारा डिस्क्लोजर हमारे को सेक्शन 134 के अंदर भी देना है, जो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर आता है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिया आता है. अब आते हैं क्या है CSR पॉलिसी, एक बार समझ लेते हैं CSR पॉलिसी है क्या. सो बेसिकली CSR पॉलिसी मीन्स स्टेटमेंट कंटेनिंग द अप्रोच एंड डायरेक्शन. सो बेसिकली दिस इज अ डायरेक्शन विच द बोर्ड ऑफ कंपनीज रिकमेंड ओके फॉर द कंपनी, कि हम उनकी फिलॉसफी क्या है CSR को लेके, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स वो करने वाले हैं, कैसा इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें वो CSR के अंदर बोर्ड के अंदर अप्रूव करवाएंगे, बिकॉज बोर्ड हैज़ दैट powers as well as the responsibility for CSR policy. However, where the amount to be spent of the company is under subsection 5 is does not exceed 50 lakhs, तो CSR कमेटी का काम बोर्ड भी कर सकता है. ओके, तो उन लोगों को CSR कमेटी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जिनका CSR एक्सपेंडिचर साल का 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है. ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही CSR कमेटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी एक्शंस हैं वो सारा बोर्ड ले सकते हैं. आपको 2 कमेटीज़ फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज जो हमने अभी थ्रेशोल्ड की बात करी, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ और टर्नओवर, अगर ये किसी भी 3 सालों के अंदर प्रीसीडिंग एनी 3 फाइनेंशियल ईयर ये कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपको CSR कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी, विच इज़ मैंडेटरी.
अच्छा, शेड्यूल 7 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी विच शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है, तो शेड्यूल 7 इज द मोस्ट रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल के अंदर आपको मिल जाएगा, आप कंपनीज एक्ट रेफर कर सकते हैं, वहां पर सारी की सारी वो एक्टिविटीज दी गई हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ दी गई है। जहाँ पर भी आप CSR अगर करना चाहें तो वहाँ पर कोई भी कंपनी CSR कर सकती है। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है CSR कमेटी की? तो CSR कमेटी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड द CSR पॉलिसी। रिकमेंड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिकमेंड करनी है टू द बोर्ड को, बिकॉज बोर्ड हैज़ द अल्टीमेट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड द 2% अंडर सेक्शन 135। ओके, तो बोर्ड जो है वो अप्रूव करेगा और CSR कमेटी रिकमेंड करेगी पॉलिसी का। रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय CSR एक्टिविटीज। तो CSR के अंदर जो भी 2% का एनुअल एक्शन प्लान की अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, 2% जितना भी एक्सपेंडिचर करना है वो CSR कमेटी रिकमेंड करेगी टू द बोर्ड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर ये अप्रूव होगा। मॉनिटर द CSR पॉलिसी और फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड एन एनुअल एक्शन प्लान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSR एनुअल एक्शन प्लान। अगर आपकी कंपनी ने एनुअल एक्शन प्लान बनाया है तो वो CSR कमेटी रिकमेंड करेगा और बोर्ड उसको अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये तो थी CSR कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सो मैंने जैसे कि बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सबसे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अप्रूव द CSR पॉलिसी, टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ सच पॉलिसी इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड प्लेस ऑन द कॉर्पोरेट वेबसाइट अगर एप्लीकेबल है, इफ एनी। एंश्योर दैट द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द CSR पॉलिसी आर अंडरटेकन बाय द कंपनीज। Ensure that the corporate spend in every financial year at least 2% of the average net profit of CSR made during the 3 financial year। तो 3 सालों का जो प्रॉफिट है वो हमारे को देखना है, एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर एनी 3 प्रीसीडिंग ईयर, और उसका 2% हमारे को खर्च करना है एवरी ईयर। Satisfy itself regarding the utilization of that disbursed CSR fund, और if the corporate fail to spend at least 2%, that also should specify the reason। तो ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि रीज़न देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अगर स्पेंड नहीं कर पाते हैं, या अगर उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वन टाइम प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, तो उनको वो डिस्क्लोजर देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर। इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। अब जैसे कि मैंने बोला 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, या तो आप वन टाइम प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करेंगे, या फिर आप ऑनगोइंग या फिर मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेंड करेंगे। तो उसके अंदर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ईयर वाइज एलोकेशन, ट्रांसफरिंग द अनस्पेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, जो कि अभी हम बात करेंगे सबसेक्शन 5 और 6 की डिटेल, मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और मेकिंग मॉडिफिकेशन फॉर एनी स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विद इन द ओवरऑल परमिसिबल टाइम पीरियड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ये बोर्ड की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि बोर्ड को डिस्चार्ज करनी है इन एडिशन टू द CSR कमेटी। CSR committee and board shall ensure that CSR fund should be disbursed to implementation agency partly or wholly in such a manner so that they can be utilized by them during the financial year। तो वो अगर हम implementation agency, ये भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि CSR एक्सपेंडिचर एक्चुअली कर कैसे सकते हैं। क्या हमारे को खुद करना है CSR एक्सपेंडिचर पर, या हमारे को थर्ड पार्टी एंगेज करनी है, जो कि इसके अंदर एक्ट के अंदर बोला है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी उनके थ्रू करना है, या फिर हमारे को गवर्नमेंट को फंड्स कंट्रीब्यूट करने हैं, किस तरीके से हम ये CSR एक्सपेंडिचर करके अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज कर सकते हैं, कंप्लायंस कर सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। बट दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CSR कमिटी टू रिकमेंड एंड द बोर्ड हैज़ द पावर टू अप्रूव कि कौन सी एजेंसीज हैं और उनके थ्रू जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉपरली डिसबर्समेंट होकर स्पेंड होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर और फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफ द पीरियड ऑफ ईयर, अगर वो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स हैं तो। अब क्विकली बात कर लेते हैं ऑब्लिगेशन के बारे में, ऑब्लिगेशन एंड पैनल प्रोविजंस। ओके, so obligation and panel provisions, the board of every company shall ensure that the company spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the immediate preceding financial year, where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of its CSR policy, provide that the company shall give preference to its local area। अब कौन से एरिया के अंदर कर सकते हैं हम CSR, वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक जो समझना है हमारे को कि 2% हमारे को एटलीस्ट एवरेज नेट प्रॉफिट में स्पेंड करना है, एटलीस्ट करना है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आप सेट ऑफ करोगे अगले सालों में, बट मिनिमम 2% आपको स्पेंड करना है, जो कि है 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर्स का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, है ना। और सेक्शन 135(3) सबसेक्शन 5 के अंदर minimum spending obligation of the company may fulfill its CSR spending directly by itself or through engaging any implementation agency. The implementation agency act on behalf of company and mere disbursement of funds of project does not amount to spending. तो केवल आपने implementation agency को सिर्फ spend कर दिया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, उससे आपकी liability discharge होने वाली नहीं है, उससे compliance नहीं होगा। आपको ये make sure करना है CSR कमेटी को और बोर्ड को कि जो आपने अमाउंट स्पेंड करा है, जो आपने ट्रांसफर करा है इस इंप्लीमेंटेशन एजेंसी को, अगर आप उनके थ्रू कर रहे हो CSR प्रोजेक्ट, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसके लिए वो स्कोप अप्रूव हुआ था, जिस इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के साथ आपने प्रोजेक्ट किया था, उनको वो अमाउंट एक्सपेंडिचर का प्रूफ दिखाना पड़ेगा एट द ईयर एंड। एज पर रूल 8, अब CSR के रूल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि द बोर्ड रिपोर्ट पर्टेनिंग टू एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर CSR एलिजिबल कॉर्पोरेट शैल इंक्लूड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है CSR के अंदर कि हर कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, सभी को एनेक्शर 1 और 2, अब एनेक्शर 2 आगे है, लास्ट ईयर तक एनेक्शर 1 के अंदर हमने दे रहे थे, अब इन्होंने एनेक्शर 2 को बहुत एनहेंस कर दिया है, काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली है CSR एनुअल रिपोर्ट के लिए। तो वो हमारे को एनेक्शर के हिसाब से सारा का सारा, चाहे कंपोजिशन है, चाहे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रीवियस ईयर, ऑन द करंट ईयर, ऑन द फ्यूचर ईयर्स, कितना प्रोजेक्ट है, सारी डिटेल आपको प्रोजेक्ट की इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर देनी होती है। और जो जो प्रोजेक्ट्स बोर्ड ने अप्रूव किए होते हैं वो सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी। इफ द कंपनी स्पेंड लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, तो अगर कम किया है CSR एक्सपेंडिचर जितना करना था ऑब्लिगेशन, तो रीजन भी देना है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर। एंड इफ द अनस्पेंड अमाउंट पर्टेनिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर आपके प्रोजेक्ट्स मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका आपको सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है और अनस्पेंड CSR अकाउंट का, और विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपको वो स्पेंड जो है वो ईयर मार्क करके उस अकाउंट के अंदर, जो आप बैंक के साथ ओपन करवाएंगे, शेड्यूल बैंक के साथ ओपन करवाएंगे, उसके अंदर आपको ट्रांसफर कर देना है विद इन 30 डेज, ओके। और अगर इफ द अमाउंट पर्सन टू ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स CSR पॉलिसी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फेलिंग विच द कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम फंड स्पेसिफाइड शेड्यूल 7 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर। तो अगर तीसरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है और हमारा उसके अंदर अनस्पेंट अमाउंट रह जाता है CSR फंड का, जो हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था विद इन 30 डेज, क्योंकि वो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट था, 3 सालों का प्रोजेक्ट था, तो तीसरा साल खत्म होने के बाद आपको वो जो अमाउंट है जो आप खर्च नहीं कर पाए हो उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको तीसरा साल के बाद 30 डेज के अंदर वो अनस्पेंड अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो फंड स्पेसिफाई करें शेड्यूल 7 के अंदर। तो वो सारे फंड्स कौन से हैं वो हम डिटेल में देखेंगे अभी, चाहे वो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो PM रिलीज फंड है, चाहे वो PM केयर फंड है, वो सारे के सारे फंड्स आप यूज कर सकते हो और आपको वो अनस्पेंड अमाउंट जो है वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ द अनस्पेंड अमाउंट पर्टेन्स टू अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अभी अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से हैं, जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स नहीं है, यानी कि जो वन टाइम प्रोजेक्ट हैं, जो 1 ईयर प्रोजेक्ट हैं, जो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे आपके प्रोजेक्ट, तो उनका अमाउंट अगर आप स्पेंड नहीं कर पाए हो तो ट्रांसफर अनस्पेंड अमाउंट टू एनी फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। वो सारे जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं, जो हमने भी बात करी, क्लीन गंगा, PM रिलीफ फंड, उसके अंदर आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, या जिन कंपनी उसका 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, उससे 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज आप खर्च नहीं कर पाए हो एंड दीज प्रोजेक्ट्स वर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, 1 साल के प्रोजेक्ट्स से मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स नहीं थे। If the company spend an amount in excess of the requirement, that such company may set off such funds requirement to spend under subsection for such number of succeeding financial year। तो अगर आपने एक्सेस अमाउंट स्पेंड किया है तो आपको फ्यूचर ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलेगा और आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपने CSR फॉर्म 2 के अंदर। BCSR फॉर्म 2 जो कि ईयरली फॉर्म है, हर कंपनी को भरना रहता है अपने CSR का, उसके अंदर भी आप वो सेट ऑफ का ऑप्शन आएगा और आप वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। इफ़ ए कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, अगर पेनल्टी, हम अब अच्छे से समझ लेते हैं कि पेनल्टी क्या है CSR की, जो कि सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 के अंदर है। द कंपनी शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू ए फंड specified in schedule 7 or unspent CSR account as the case may be, और ₹1 crore whichever is less। तो मिनिमम आपकी 1 करोड़ की पेनल्टी आएगी। अगर 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ की पेनल्टी आएगी। अगर उससे कम है, अनस्पेंड अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना था शेड्यूल 7 के अंदर, गवर्नमेंट फंड के अंदर, या फिर आपको जो CSR बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना था 30 डेज के अंदर, वो अमाउंट जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, अगर आपने वो नहीं किया है, ट्रांसफर नहीं किया है, तो आपको सब सेक्शन 5 और 6 के अंदर
मिनिमम वो लाइबिलिटी देनी पड़ेगी विच इज़ ट्वाइस द अमाउंट। तो जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना था उसका ट्वाइस या फिर 1 करोड़ रुपए जो भी मिनिमम है। अगर आपकी 1 करोड़ से अमाउंट ज़्यादा बन रहा है तो आपको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of 1/10 of the amount। और जितने भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, इवन कंपनी सेक्रेटरीज हैं, की मैनेजर पर्सन, अगर आपने उनको ऑफिसर इन डिफॉल्ट कैटेगरीज में रखा हुआ है तो उनको भी 1/10 ऑफ दैट अमाउंट वो ट्रांसफर करना है, या फिर 2 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेफ्ट। तो अगर आपकी 2 लाख से ज़्यादा लाइबिलिटी निकल के आती है ट्रांसफर करने की तो उसका 1/10 अमाउंट या फिर 2 लाख जो भी कम अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 135। तो दीज आर द स्पेसिफिक पेनल प्रोविजंस अंडर सेक्शन CSR विच इज सबसेक्शन 5 और 6। और उसके अलावा अगर कोई भी जनरल पॉलिसी है रिलेटेड टू पॉलिसी या किसी और तरह की नॉन कंप्लायंस हुई है तो वो कहाँ पे डेल्थ होगी, वो सेक्शन 450 के अंदर आएगी अंडर सेक्शन 134(8) और द जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 450 ऑफ द एक्ट विच एवर इज एप्लीकेबल। सो दिस इज द पेनल्टी अंडर सेक्शन 135 जो CSR के लिए होगी। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 7। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है शेड्यूल 7 के अंदर जहाँ पर आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो इरेडिकेशन हंगर, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। तो किसी भी तरह की हेल्थ केयर रिलेटेड अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो वो आपके एलिजिबल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। सिमिलरली प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स, तो उस टाइप की सारी आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होटल्स फॉर वुमेन्स एंड ऑर्फेन्स, सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora, fauna, forestry, welfare, natural resources, all these activities will be the eligible activities जो कि हमारी शेड्यूल 7 के अंदर आती है। उसी के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग, मेजर्स फॉर बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन्स, वार विडोज एंड डिपेंडेंट्स, CAPF or CPMF veterans and their dependents including widows, training to promote rural sports, national recognized sports or Paralympic sports or Olympic sports, contribution to Prime Minister's National Relief Fund, Care Fund, this is also part of the Schedule 7। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर हम गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो कैन वी डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ CSR? येस, एब्सोल्युटली येस। अगर आपने सेक्शन 135 के अंदर अगर आपने कैलकुलेट करा और आपकी 2% लायबिलिटी सपोज एक्स अमाउंट है और आप अगर उसको ट्रांसफ़र कर देते हो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जो भी फंड स्पेसिफाई करे हैं, 3 या 4 फंड स्पेसिफाई करे हैं गवर्नमेंट ने अभी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, चाहे वो क्लीन गंगा फंड है, कहीं पे भी आप अगर वो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो दैट विल ऑल्सो क्वालिफाई योर CSR expenditure. Similarly, contribution to incubators, research and development projects in the field of science, technology, engineering, medical, medicine funded by central state government, यहाँ पर भी आप contribute कर सकते हो। Contribution to public funded universities, IITs, then आपकी DAs, Department of Atomic Energy, Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Department of Pharmaceutical, Ministry of Ayurveda, Yoga, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DRDO, ICAR, ICMR, अगर CSIR, यहाँ पर अगर आप SDG, अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करते हो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो वो भी आपकी स्पेसिफिकली मेंशन है, एलिजिबल होगी CSR के अंदर। इनके अलावा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारी की सारी एलिजिबल शेड्यूल 7 के अंदर होगी। तो ये सारी आपकी इंडिकेटिव है जहाँ पर आप CSR कर सकते हो। अब फंड्स विच आर एडमिसिबल फॉर CSR कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन से फंड है वो? तो स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी फंड विच इज़ प्राइम मिनिस्टर केयर फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे फंड्स के अंदर अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की वेबसाइट है, क्लीन गंगा की, स्वच्छ, उनका सेपरेट बैंक अकाउंट है, अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो और अपना चालान जनरेट करते हो अमाउंट करने के बाद, विच विल बी अ प्रूफ ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू CSR, ये आप यूज़ कर सकते हो। दैट विल बी एन एलिजिबल कंट्रीब्यूशन एज पर द सेक्शन 135। कौन सी एक्टिविटीज़ है जो नॉट क्वालिफाई होगी CSR के अंदर? अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। तो रूल 21D ऑफ कंपनी CSR रूल्स 2014 के अंदर देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़
विच डजंट क्वालिफाई एज द CSR। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है? एनी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपको कोई एक्टिविटी करनी है रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कुछ भारत से या इंडिया से बाहर कुछ अगर एक्सपेंडिचर करा है, एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सनल, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स का कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो वो एलिजिबल होगा। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो आउट ऑफ इंडिया तो वो एलिजिबल नहीं होगा। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो भी आपका डिस्क्वालीफाई होगा, नहीं एलिजिबल होगा CSR के अंदर। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एज डिफाइंड सेक्शन 2K ऑफ कोड ऑफ वेज 2019। सो इस कोड ऑफ वेजेस जो हमारे न्यू लेबर कोड आए थे उसके अंदर एक डेफिनेशन आई थी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन थी, काफ़ी क्लियर और इंक्लूसिव डेफिनेशन थी वो एम्प्लॉयज़ की। तो अगर कोई भी आप उस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हो जहाँ पर आपकी डायरेक्ट बेनिफिट है, कोलेटरल बेनिफिट हो सकता है एम्प्लॉयज़ का जो हम आगे देखेंगे, बट अगर डायरेक्टली सिर्फ एम्प्लॉय के लिए वो आप एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी आपका डिस्क्वालीफाई होगा, वो क्वालिफाई नहीं होगा। दूसरा, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए वंस ऑफ कुछ तरह के इवेंट कर रही है, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स कर रही है जो CSR के अंदर क्वालिफाई कराना चाह रही है, तो उस टाइप की भी एक्टिविटीज़ आपकी CSR में डिस्क्वालीफाई होगी। एनी एक्टिविटीज़ फॉर फुलफिलिंग स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन टाइम। तो वो एक्टिविटीज़ जो स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं आपकी, अगर आप उनके अंदर एक्सपेंडिचर करोगे जो कि स्टेट्यूटरी आपकी कंप्लायंस के लिए रिक्वायरमेंट है किसी कोई और लॉ के अंदर, तो वो भी आपकी CSR के अंदर नहीं कंसीडर की जाएगी। अब कौन सी एंटिटीज़ है एलिजिबल जो कि CSR इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बन सकती है, तो वो एक बार देख लेते हैं। 4 तरह की एंटिटीज़ हैं अंडर रूल 1 ऑफ CSR पॉलिसी, रूल 2014। ये एलिजिबल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जिनके साथ आप CSR कर सकते हो। तो फर्स्ट एंटिटी क्या है? एस्टैब्लिश बाय द कंपनी इटसेल्फ और अलॉन्ग विद एनी अदर कंपनी। कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी अंडर सेक्शन 12A और 80G ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट। तो अगर इनकम टैक्स और 12A के अंदर अगर वो अप्रूव्ड एंटिटीज़ हैं जो कि कंपनी ने खुद उसको अप्रूव करवाया है, खुद उसको इनकॉर्पोरेट करवाया है, चाहे वो सेक्शन 8 के अंदर करवाया हो, चाहे वो ट्रस्ट के अंदर करवाया हो, चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर करवाया हो, या फिर किसी और कंपनी के साथ अगर एस्टैब्लिश की गई हो, तो वो क्वालिफाई करेगी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए। सेकेंड, एंटिटीज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी, वो भी क्वालिफाई करेगी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए। थर्ड कैटेगरी है स्टेट्यूटरी बॉडीज, एंटिटी एस्टेब्लिश अंडर पैक्ट अंडर एन एक्ट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अगर कोई एस्टेब्लिश हुई है स्टेट्यूटरी बॉडी तो वो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बन सकती है। और फोर्थ कैटेगरी है अदर बॉडीज, ए कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 80G ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 1961 एंड हैविंग एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ वो क्या है कि अगर आपकी वो कंपनी आपने खुद एस्टैब्लिश करी है या किसी और कंपनी के साथ आपने कोई कंपनी सेक्शन 8 के अंदर बनाई है, ट्रस्ट के अंदर बनाई है, सोसाइटी बनाई है जो कि 12A और 80G ऑफ इनकम टैक्स के अंदर भी अप्रूव है, तो वो क्वालिफाई करेगी। लेकिन अगर आपने खुद नहीं बनाई है और किसी आप थर्ड पार्टी के साथ जाओगे, किसी और कंपनी के साथ जाओगे जो कि आपने खुद एस्टैब्लिश नहीं करी है, तो आपको एटलीस्ट ये इंश्योर करना है कि उस कंपनी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए CSR एक्टिविटीज़ का, जिस टाइप की आप एक्टिविटीज़ के लिए उसको प्रपोज कर रहे हो। अब बात करते हैं डिटेल में व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर रूल 2(1) ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज रूल्स पॉलिसी 2014, ए मल्टी ईयर प्रोजेक्ट स्ट्रेचिंग ओवर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 1 साल का ही प्रोजेक्ट है तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं है। अगर 1 साल से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, 2 साल का, 3 साल का, क्योंकि मैक्सिमम तो आपका 3 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड हैविंग ए टाइमलाइंस नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जिस साल के अंदर वो कमेंस हो रहा है एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, उससे आपको मैक्सिमम 3 साल मिलेंगे उस प्रोजेक्ट की को अप्रूव करके उस पर स्पेंड करने के लिए, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। 3 years मैक्सिमम टाइम एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। सो अगर आपने 2021 के अंदर या 2022 के अंदर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया था और कमेंस कर दिया था, अभी हम आगे देखेंगे कमेंस कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कंडीशंस है कमेंसमेंट के लिए। लेकिन आपने अगर 2022 के अंदर कोई कमेंसमेंट करी थी किसी प्रोजेक्ट के लिए तो 23, 24 और 25 ये 3 साल मिलेंगे और 31 मार्च 2025 तक आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा।
Similarly, includes any such project that was initially not approved as multi-year project, but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. तो initially हो सकता है वो project आपका multi-year project ना हो, but बाद में उसका ड्यूरेशन अगर एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड 1 ईयर बाय द बोर्ड बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो उसको भी हम मल्टी ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे, बट विद रीजनेबल जस्टिफिकेशन. द प्रोजेक्ट शुड हैव कमेंस विद इन अ फाइनेंशियल ईयर टू बी टर्म्ड एज ऑनगोइंग. तो ऑनगोइंग टर्मिनोलॉजी के लिए, क्योंकि ऑनगोइंग हमारा प्रोजेक्ट तभी माना जाएगा जब आपका वो कमेंसमेंट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर हो गया हो. अगर वो फाइनेंशियल ईयर में आपका कमेंस ही नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, तो दैट विल नॉट क्वालिफाई एज मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, और फिर आपको गवर्नमेंट फंड्स के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर विद इन 6 मंथ्स के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा. The intent is to include a project which has a identifiable commencement and completion dates. After the completion of any ongoing project, the board of company is free to design any other project related to operation and maintenance of such complete project in a manner as may deem fit on a case-to-case basis. When the ongoing project be regarded as commence, an ongoing project will be regarded as commence when the company has either issued the work order pertaining to the project or awarded the contract for execution of order. तो वो कमेंसमेंट कब माना जाएगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को? तब माना जाएगा जब हमने या तो वर्क ऑर्डर इशू कर दिया हो, एग्रीमेंट साइन कर दिया हो, या परचेज ऑर्डर हमने रिलीज कर दिया हो, सर्विस ऑर्डर रिलीज कर दिया हो और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया हो. तभी हम वो मानेंगे उस साल के अंदर कि हमने वो प्रोजेक्ट कमेंस कर दिया था. और फिर वहाँ से आपको मैक्सिमम 3 ईयर मिलेगा उस प्रोजेक्ट के लिए. मैक्सिमम परमिसिबल टाइमलाइन फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इज 3 years. So 1 + 3, 1 year. First year is the commencement year which will be excluded, and 3 years will be the maximum period for which this will be executed and the amount will be spent. What is separate unspent CSR account? A company can open a single special account called unspent CSR account फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इन एनी शेड्यूल बैंक. तो किसी भी शेड्यूल बैंक के साथ आप CSR अकाउंट खोल सकते हो, बट दिस विल नॉट बी प्रोजेक्ट बेस्ड, दिस विल बी ईयर बेस्ड. तो 2021 के लिए आपने खोला, 22 के लिए खोला, 23 के लिए खोला, 24 के लिए खोला, तो आपने जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया है विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको उसी अकाउंट से उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेंड करना है, और वहीं से आपका अमाउंट जो भी है वो ट्रांसफर होगा शेड्यूल 7 कैटेगरी में विद इन 6 months या विद इन 30 days एज द केस में भी, जो हमने सबसेक्शन 5 और 6 में भी पढ़ा था. द प्रोविजनिंग ऑफ सेपरेट स्पेशल अकाउंट नेमली अनस्पेंड CSR अकाउंट, इसी नाम से ये अकाउंट खुलेगा, अनस्पेंड CSR अकाउंट इन एनी शेड्यूल बैंक टू एंश्योर दैट द अनस्पेंड अमाउंट इफ एनी इज ट्रांसफर टू अ डेजिग्नेटेड अकाउंट एंड यूज्ड ओनली फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. तो सिर्फ उन्हीं अकाउंट से जो स्पेसिफिकली इन प्रोजेक्ट्स के लिए उस साल के लिए खोला गया है, उसी से आपको एक्सपेंडिचर करना है उन प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर ईयर्स के अंदर, जो मैक्सिमम 3 years हमने पढ़ा. अब बात करते हैं व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कॉर्पोरेट फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ CSR प्रोजेक्ट. सो हमारे को कंफ्यूज नहीं होना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवरहेड्स के लिए 5% मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है. टोटल CSR प्रोजेक्ट्स का अमाउंट का जो आप स्पेंड कर रहे हैं उसका 5% आप क्लेम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. बट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव शुड बी वेरी जनरल टू द एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटीज, ऑफिस सप्लाई, लीगल एक्सपेंसेस. अगर स्पेसिफिकली कोई ट्रैवल हो रहा है या स्पेसिफिकली कोई किसी टाइप की ट्रेनिंग हो रही है विच इज़ नॉट जनरल, विच इज़ स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट, तो वो हमारे को प्रोजेक्ट CSR प्रोजेक्ट के अंदर ही एलोकेट करनी है, वो हमारे को 5% के अंदर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. दैट विल बी पार्ट ऑफ द CSR प्रोजेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. तो आप उसी कॉस्ट के अंदर वो इनबिल्ड कर सकते हैं. बट एनी जनरल ओवरहेड्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, वो केवल आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा 5% का. वेदर CSR इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो अमाउंट स्पेंड बाय कॉर्पोरेट टुवर्ड्स CSR कैन नॉट बी क्लेम्ड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर. तो इनकम टैक्स के अंदर भी बड़ा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है कि एनी एक्सपेंडिचर डन विद रिस्पेक्ट टू CSR विल नॉट बी एलिजिबल एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड विल बी एक्सक्लूडेड for the purpose of income tax also. So any surplus refers to income generated from the spend on CSR. कुछ इनकम अगर आपकी जनरेट होती है, कुछ सब्सिडी, कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, या कुछ आप अमाउंट अगर आपका जनरेट होता है CSR प्रोजेक्ट्स के अंदर, किसी भी टाइप का रेवेन्यू या किसी भी टाइप का कुछ डिस्पोजेबल है, सेल ऑफ मटेरियल है, कुछ भी है अगर आपको, तो वो आपको सीधा का सीधा CSR के एक्सपेंडिचर यानी कि CSR के अकाउंट के अंदर ही ले जाना है, और कहीं जनरल एक्सपेंसेस में नहीं ले जाना है. बिजनेस इनकम और बिजनेस रेवेन्यू या बिजनेस इनकम आपको अदर इनकम ट्रीट नहीं करनी है. दैट विल बी ओनली स्पेसिफिक टू CSR, और वहीं से आपको एडजस्टमेंट करके वहीं से आपको एक्सपेंडिचर करना है नेट अमाउंट.
कैन CSR बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, क्या CSR काइंड में भी कर सकते हैं? तो रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम सेक्शन 135(5) जो बोलता है द बोर्ड ऑफ एवरी कॉर्पोरेट शेल इंश्योर दैट इट स्पेंड्स। तो बड़ा क्लियरली बोला गया है कि आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं कोई भी CSR एक्सपेंडिचर, यू कैन नॉट पे इन काइंड एंड देन कैन फ्यूचर में आप उसको मोनेटाइज कर दो, ऐसा नहीं है, आपको वो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय इन CSR ऑफ ए प्रोजेक्ट कैन नॉट बी मोनेटाइज। तो अगर आपने कोई एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट किया है अदर देन द CSR एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि CSR की एम्प्लॉय कॉस्ट है या कोई जनरल ओवरहेड्स है वो आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके अलावा अगर आपने कुछ भी एम्प्लॉय का बेनिफिट लिया है या उनको इन्वॉल्वमेंट किया है, बिकॉज दैट्स अ जनरल, कोई भी जो कंपनीज है वो जनरेट इंटरेस्ट एंड प्राइड इन द CSR वर्क, दे जनरली इन्वॉल्व लॉट ऑफ एम्प्लॉयज है ना, फॉर ब्रांड बिल्डिंग, फॉर CSR वर्क, टू प्रमोट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम CSR एज एन ऑब्लिगेशन टू CSR सोशल रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट। तो वो आपको शुड बी एनकरेज टू इन्वॉल्व देयर एम्प्लॉयज, तो आपको जनरली एनकरेज करना है अपनी कंपनीज में, बट शुड नॉट बी मोनेटाइज, बट उसकी कॉस्ट को आपको मोनेटाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी, से फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 या 10 एम्प्लॉयज किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाए हैं और वो जनरल इन्वॉल्वमेंट आपने उनका किया तो उनकी आप सैलरी कॉस्ट या उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आप एलोकेट कर पाओ, ऐसा नहीं है। सो उसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, आपको वो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा स्पेसिफिकली उस CSR के ऊपर, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड है या फिर सैलरी रिलेटेड कॉस्ट है, वो स्पेसिफिक टू दैट प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक टू दैट CSR डिपार्टमेंट या CSR प्रोजेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इज इट मैंडेटरी टू कैरी आउट CSR इन लोकल एरिया? CSR कहाँ पे करना है अपने को? द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 135(5) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया एंड द एरियाज अराउंड वेयर इट ऑपरेट्स। ओके, तो शेड्यूल 7 के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हमने देखी थी जहाँ पर हम कर सकते हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट है, जहाँ पर वो मेडिकल है, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कहीं पे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको लोकल एरिया को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल एरिया क्या है? यहाँ पे हो सकता है अगर आप गुड़गांव के अंदर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है या आपका प्लांट है या आपका नोएडा के अंदर प्लांट है या आपका सपोज MP में प्लांट है, महाराष्ट्र में प्लांट है, तो आप स्पेसिफिक टू दैट स्टेट, स्पेसिफिक टू दैट सिटी आप प्रेफरेंस देंगे उस CSR प्रोजेक्ट्स के लिए, सो दैट आप उस लोकल एरिया को कंट्रीब्यूट कर पाओ जहाँ पर आपका इम्पैक्ट है ना, जहाँ पर आपका सोशल प्रेजेंस है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है, बट एट द सेम टाइम एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि द स्पिरिट ऑफ द एक्ट इज टू एंश्योर दैट CSR इनिशिएटिव्स आर अलाइंड विद द नेशनल प्रायोरिटीज विच इज SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो SDG गोल्स है, काफ़ी सारी कंपनीज ने SDG गोल्स बना रखे हैं जिसमें वो फ्रीक्वेंटली पीरियडिकली मिलते हैं और SDG गोल्स का के प्रोग्रेस के बारे में भी रिव्यू करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोकल एरियाज़ का केवल प्रेफरेंस कर सकते हैं, बट इट्स ओनली डायरेक्शनल। तो CSR के अंदर सेक्शन 135 के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ डायरेक्शन है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, आपको लोकल एरिया का प्रेफरेंस भी रखना है, आपको नेशनल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए CSR एरियाज़ या लोकेशंस का आपको सिलेक्शन करना है। अब कैन CSR एक्टिविटीज़ भी अंडरटेकन फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। लेबर के अंदर भी, कोड ऑफ लेबर के अंदर भी डेफिनेशन आ गई है एम्प्लॉयज़ की, एनीथिंग स्पेसिफिकली बेनिफिटिंग एम्प्लॉय वो एलिजिबल नहीं होगा। हाउएवर इफ़ इट इज़ कोलेटरल मतलब आपने जो डिज़ाइन करा है प्रोजेक्ट, अगर वो आपने पब्लिक एट लार्ज के लिए करा है, पूरे सोशल सोसाइटी के लिए करा है या पर्टिकुलर किसी सेक्टर के लिए करा है, सेक्शन के लिए करा है, तो वो सोसाइटी सेक्शन के साथ अगर आपके एम्प्लॉयज़ भी उसको बेनिफिट ले पा रहे हैं, या वो आपने डिज़ाइन जो है वो इस टाइप से करा था कि उसमें जनरल पब्लिक भी आपकी इन्वॉल्व होगी इन एडिशन टू योर एम्प्लॉयज़, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वो आपका डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा CSR का, बट आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़ नहीं होना चाहिए। कैन CSR एक्टिविटीज़ भी अंडरटेकन फॉर मार्केटिंग बेनिफिट्स, ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि वंस ऑफ जो प्रोजेक्ट है, स्पॉन्सरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं या मार्केटिंग बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट है, अगर उस टाइप के कुछ आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन अगर वो कोलेटरल बेनिफिट है आपका, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं, आप काफ़ी सारी जगह पे लोकेशन पे जब आप मार्केट में जाते हैं या हाईवेज़ पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे साइनेज, काफ़ी सारे बोर्ड्स दिखते हैं जहाँ पर CSR एक्टिविटीज़ हो रही होती है कंपनीज़ की, है ना, चाहे वो पब्लिक कंपनीज है चाहे वो प्राइवेट कंपनीज है। तो आपको उनका मार्केटिंग का, आपका उनका कंपनी का ब्रांड, उनका लोगोज, कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ आपको वो दिखाई देता है। तो दैट्स अ कोलेटरल बेनिफिट, जो मार्केटिंग, जो ब्रांड बिल्डिंग उन CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू कंपनीज़ की हो रही है, दैट इज़ कोलेटरल बेनिफिट। बट आपको वंस ऑफ इवेंट करके, कोई मार्केटिंग प्रमोशन करके
उस टाइप की कुछ डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो कोलेटरल बेनिफिट डज नॉट वीटिएट द स्पिरिट ऑफ CSR। तो आपको स्पिरिट में काम करना है CSR की, और ये इंश्योर करना है कि वो आपका कोलेटरल बेनिफिट हो, बट इट शुड नॉट बी डायरेक्टली फोकस फॉर गेटिंग बेनिफिट्स टू योर रेवेन्यू, सेल्स और योर सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट्स। इज इट परमिसेबल टू अंडरटेक CSR एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया? ये हमने देखा था, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसमें, जो कि है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर इंडियन स्पोर्ट रिप्रेजेंटेशन आउट ऑफ कंट्री अगर हो रहा है, उसको छोड़कर अदरवाइज कोई भी CSR एक्टिविटी अगर आप इंडिया के बाहर कर रहे हो तो वो आपका डिस्क्वालीफाई होगा। व्हाट इज इम्पैक्ट असेसमेंट? एक ये नया क्लॉज आया था CSR के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, क्योंकि पर्पज ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट इज टू असेस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर CSR प्रोजेक्ट। तो अगर उस टाइप का आपने कोई भी असेसमेंट करवाया है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बट दिस इज ओनली फॉर स्पेसिफिक कंपनीज। किन किन कंपनीज के लिए है? रूल 83 कंपनीज CSR पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है कि कंपनीज विच हैज़ मिनिमम एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, जिनको 10 करोड़ से ज़्यादा लाइबिलिटी है CSR की, जो 3 साल के अंदर जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट के ऊपर, एंड कंपनीज दैट हैव CSR प्रोजेक्ट विद आउटले ऑफ मिनिमम 1 करोड़ रुपये, यानी कि उनके प्रोजेक्ट मिनिमम 1 करोड़ रुपये का आउटले होना चाहिए प्रोजेक्ट का, नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन हमारी क्वालिफाई होएगी, 10 करोड़ रुपीज़ ऑब्लिगेशन होनी चाहिए ओवरऑल 2%, और उनके प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो 1 करोड़ रुपये से ऊपर होना चाहिए, अगर दोनों क्वालिफाई होगी तब आपको उन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट कराना मैंडेटरी है। इम्पैक्ट असेसमेंट आपको सारी डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर भी देनी है और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उसको डिस्क्लोज करना है। दूसरा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 5% का, और ये बाई 5% का जो बेनिफिट है दैट इज इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो उसके अलावा आपको 5% का बेनिफिट और मिलेगा आपको कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 के अंदर अगर आपने कराया, और ₹50 लाख विच एवर इज लोअर। तो 50 लाख रुपए और 5% ऑफ योर टोटल CSR एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आप उसका क्लेम कर सकते हो अमाउंट 5% ऑन योर इम्पैक्ट असेसमेंट, और उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, अपनी कंपनी की वेबसाइट में, और आपको CSR फॉर्म 2 के अंदर, एनुअल रिपोर्ट के अंदर, ये सब जगह आपको डिस्क्लोज करनी है इस कंपनी इम्पैक्ट असेसमेंट का, अगर आपने आपके ऊपर अगर मैंडेटरी है तो। फाइनली फ्रेंड्स, नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल, जहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है CSR के बारे में, कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है CSR, किन सेक्टर्स के अंदर कंपनीज जो है वो स्पेंड कर रही है, किस साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है, गवर्नमेंट फंड्स में कितना कितना फंड कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस CSR फंड्स के ऊपर मिल जाता है, और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, फॉर योर CSR कमेटी मीटिंग, या फिर आप डिस्कशंस कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। तो आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखने की कौन सी कंपनी किस तरह के किस किस कैटेगरीज के फंड्स यूज़ कर रही है, शेड्यूल 7 में कौन कौन से फंड्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो वो सारी की सारी कैटेगरीज आप इसके अंदर देख सकते हो और मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल एंड एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो CSR के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन CSR में है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नई नई नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है, इनकम टैक्स की है, या फिर और अपने रेगुलेटर्स जो भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं उनकी वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। तो इसको आप सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू।